जैसे आपने 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते होंगे। मुझे मेरे पिछले असफलताओं ने एक चीज़ सिखाया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद थी इस बार कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। बड़े भैया का भी था कि बीपीएससी उनको करना था, तो उन्होंने देखा कि 2 लोग एक साथ नहीं पढ़ पाएँगे। भाप लेते हुए, स्टीम लेते हुए इसमें मेरा हाथ जल गया था, दाएँ हाथ में। उस टाइम मेंस था। कभी-कभी लगता था कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर एक हमेशा रहा कि इसके बाद ये नहीं तो क्या करूँगा। तो जितने भी मैप वगैरह देख रहे हैं, तो इससे मुझे आइडिया लगता रहता था, जैसे मैं करंट अफेयर या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो तुरंत लोकेट करने में आसानी रहती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार सर, जिनका बीपीएससी में रैंक 2 के साथ सिलेक्शन हुआ है। ये सर का 4th अटेम्प्ट था और सर की जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही है, स्ट्रगल भरी रही है। सो डेफिनेटली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सर से काफ़ी सीखने को मिलेगा कि कैसे वो अपनी तैयारी को लेकर चल सकते हैं। इफ़ अगर लंबी भी जाती है तो कंसिस्टेंट रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये भी कहीं ना कहीं सर के एग्जाम्पल से देखा जा सकता है। सो आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजी, इनके सक्सेस के बारे में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके, सो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार है और इस बार 69th बीपीएससी में, जैसा कि आपने बताया, मुझे द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है। मैं गया जिला के कुजापी ग्राम का ही रहने वाला हूँ। ओके। और मेरी पढ़ाई भी गया जिले से ही हुई थी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा। और 2017 में मैंने एनआईटी अगरतला से बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विस की ओर रुझान में था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे सफलता मिली। यूपीएससी का ही तैयारी मैंने किया था, तो 2-3 अटेम्प्ट में मेरा पीटी नहीं होने के बाद मैं बीपीएससी की ओर ही रुझान हुआ मेरा। तो बीपीएससी में मुझे 66वीं में पीटी में ही 1 नंबर से असफल हो गया था। और 67वीं मेंस में मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। और 68वीं में मेरा पिछले बार इंटरव्यू हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और लकीली और भगवान की कृपा से इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसा कि मैं बताया कि इंटरव्यू में कि मैं सेल्फ स्टडी किया था, कोविड-19 के बाद मैं घर पे ही था और उसके बाद मेरी शादी भी हो गई थी। तो ये लंबे जर्नी के लिए मैं खुद से ही अपने ही घर को सेल्फ स्टडी के तौर पे बना लिया था, एक लाइब्रेरी तौर पर ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। ये जो सेक्शन है, लैपटॉप का सेक्शन मैंने बना रखा था कि अगर कोई लेक्चर वगैरह देखना है तो सिर्फ लेक्चर और नोट्स के लिए मैंने एक सेक्शन बना रखा था कि मैं सिर्फ इसमें लेक्चर और नोट्स देखूंगा, बाकी चीज़ें कोई के लिए मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ये सेक्शन मैंने बना रखा था सिर्फ जो नोट्स का रिवीजन हो या लिखने का काम होता है या कुछ भी और भी जो सिर्फ ऑफलाइन काम आता था, ये सेक्शन मैं उसके लिए बना रखता था, जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। दोनों चीज़ें मैं बांट के चल पड़ता था। और बाकी चीज़ें जो मैप वगैरह हैं, तो इस एक इन्वायरमेंट बना रहता था पढ़ने का। जैसे मैं बाहर घर से जैसे रूम से बाहर निकलता था तो मैं अपने फैमिली लाइफ में आ जाता था, लेकिन जैसे मैं रूम में इंटर करता था तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई वाले ही माहौल में आ गया हूँ। तो इस रूम में आते के साथ ही मुझे लगने लग जाता था कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ मुझे जारी रखना चाहिए। तो उसी अनुसार मैं अपने रूम को सजा के रखता था। तो जितने भी मैप वगैरह देख रहे हैं, तो इससे मुझे आइडिया लगता रहता था, जैसे मैं करंट अफेयर या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो तुरंत लोकेट करने में आसानी रहती थी। उससे चीज़ें मुझे ज़्यादा दिन तक याद रहती थी और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती भी थी उसे मैं लिख लेता था। लेकिन ये चीज़ें मैप वगैरह मुझे ज़्यादातर माइंड रीडिंग के लिए ही काम आता था कि अगर मैं जो भी कंटेंट पढ़ रहा हूँ उसे मैं लोकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, यूपीएससी में और बीपीएससी में भी आते हैं। तो मुझे अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता था कि मैप का मैं अलग से तैयारी करूं। मैं कंटेंट का जो भी पढ़ता था उसके साथ साथ मैं मैप को देखता रहता था। इसलिए जहां जहां मुझे मौका मिलता था कि मैं मैप को लगा सकता हूं, तो मैंने मैप को अपने रूम में लगा रखा था। और बाकी चीज़ें जो भी मोटिवेशन के लिए जिनको मैं आइडियल मानता था, जो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते थे, तो उनका ये पिक्चर वगैरह रखता था, लगा के रखता था। जैसे स्वामी विवेकानंद से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलता था तो उन्हें मैं रखता था। अब्दुल कलाम से श्री अब्दुल कलाम जी से भी मुझे प्रेरणा मिलती थी, तो उनको भी मैं अपने स्टडी रूम में लगाया था। और जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो प्रियम्बल हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो उसे मैं अपने रूम में लगा के रखा था। ओके, ग्रेट। जैसे आपने बताया था कि आपने यूपीएससी का इस बार मेंस दिया है और उसका भी आपका छठा अटेम्प्ट रहा है, तो थोड़ा यूपीएससी के बारे में बताएं।
यूपीएससी की जर्नी मेरी लंबी रही है और ये मुख्यतः एग्ज़ाम है कि एक मैराथन दौड़ जैसा ही है। तो स्टार्टिंग में जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझे लगा था कि 1-2 साल का समय लगेगा और तैयारी की सही गाइडेंस भी नहीं थी, तो पढ़ाई सही तरीके से हो नहीं पाई और कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी बनती चली गई कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई लगातार, कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से, कभी घरेलू परिस्थिति की वजह से। लेकिन ये ऐसा रहा कि घर वाले तो सपोर्ट किए ही खासकर, और लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे रहे, कुछ मेंटर्स भी ऐसे रहे जो लगातार इस जर्नी में मेरे साथ रहे और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप लगातार प्रयास करते रहो। जैसे मैं पिछले बार नहीं हुआ था तो मैं बहुत टूट गया था। मुझे लगा कि उस बार मैं ज़्यादा उम्मीद किया हुआ था कि मेरा इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, तो उस बार नहीं हो पाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख ही हुआ था। लेकिन लोगों ने बोला कि आप तैयारी करते रहो, तो उसी का परिणाम रहा कि मैं 68वीं में सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी मैं लगा रहा और मेरा ये 6th अटेम्प्ट में पीटी भी, यूपीएससी पीटी भी निकला और मुझे मेंस भी लिखने का मौका मिला और उसकी पढ़ाई का मुझे बेनिफिट मिला, बीपीएससी इंटरव्यू में भी मिला। तो इस बार इंटरव्यू में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए, इसलिए अच्छा सिलेक्शन हो पाया। तो ये जर्नी आपकी, ये ऐसा है कि मैराथन है जिसमें आपको सिर्फ अकेले दौड़ना ही नहीं होता है, आपको अकेले करना ही नहीं होता है, इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है और आपकी परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती है। पढ़ाई के साथ साथ आपकी परिस्थितियाँ अगर आपके अनुकूल हैं तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी, अगर आपके अनुकूल नहीं है तो सफलता में देरी होगी, लेकिन आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। और इसमें मैं मानता हूँ कि आपके फैमिली के साथ साथ आपके फ्रेंड्स के, आपके दोस्तों के बहुत बड़ा योगदान रहता है। सो फाइनली अभी आपको कैसा लग रहा है? आपका रैंक 2 के साथ सिलेक्शन हो गया, सिंगल डिजिट में रैंक आना अपने आप में काफ़ी प्रेस्टीज की बात होती है, ऑल्दो काफ़ी अच्छा लगता है, चारों तरफ लोग जानने भी लग जाते हैं। तो मुझे मेरे पिछले असफलताओं ने एक चीज़ सिखाया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद थी इस बार कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, लेकिन इतने अच्छे रैंक साथ होगा इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। और तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरी माँ मेरे पास में ही थी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थे। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मेरी माँ ही बगल में थी, तो मैंने उनके चरण छुए और अपना ईश्वर का आशीर्वाद लिया अपने घर पे। और उस टाइम लगा, जो मेरी 6-7 सालों की जर्नी थी, उस टाइम लगा कि एक पड़ाव मुझे मिल गया, एक स्टेबिलिटी मुझे मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसे मैं चाह रहा था कि मैं अपनी भूमिकाओं को, मैं 6-7 सालों से बीटेक करने के बाद भी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां नहीं निभा पा रहा था, घरेलू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था, उसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख रहता था। तो मुझे एक ये चीज़ हो गया कि चलो मैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाऊँगा अपने घर को, और बाकी अपनी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं, वो अपनी जो भी लक्ष्य है आगे, वो मैं अपना करता रहूँगा। लेकिन एक है कि अपना पारिवारिक जिम्मेवारियाँ को मैं पूर्ति कर सकता हूँ और अपना एक जॉब हो गया है तो उसमें अपना 100% दे के आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, ग्रेट। सर जैसे आपने 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते होंगे, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ, इस तरीके की बातें जब होती थी या फिर किस तरह की बातें रहती, उनको कैसे डील किया आपने? ऐसे डिमोटिवेशन तो मेरे अराउंड बहुत कम रही। डिमोटिवेशन ये रहती थी कि कुछ लोग कहते थे कि आप इसमें नौकरी कर लो, ये भी भर दो, ये भी भर दो। लेकिन मैंने जब सिविल सर्विस की तैयारी की थी तो मुझे खुद से विश्वास था। सामाजिक विषयों में मेरी अभिरुचि पहले से भी रही थी, तो कॉलेज में भी मुझे 1-2 नेशनल लेवल पे कंपटीशन में मुझे जीतने का मौका मिला था। तो जब मैंने इस तैयारी फील्ड में आया था तो मुझे लगा था कि मैं सफल तो होऊंगा, अब कब सफलता मिलेगी इसकी मुझे नहीं अंदेशा थी। लेकिन और परिस्थितियां भी कुछ ऐसे बनती चली गई कि कभी तबीयत खराब वगैरह से, तो वो भी कई कारण रहा। ओके। तो एक, लेकिन मोटिवेशन हमेशा मेरे फ्रेंड्स से, मेरे घर वाले तो हमेशा सपोर्ट करते रहे कि वो बोलते रहे कि नहीं आपका होगा। फिर फ्रेंड्स लोग भी हैं कुछ कुछ। एक मैं कहानी बताना चाहूँगा अपना दोस्त का है, जिससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला। तो जैसे स्कूल में मैं पढ़ता था, शैलेंद्र नाम है उसका, तो वो स्कूल का टॉपर था। मैं स्टार्टिंग में पढ़ने में उतना नहीं था, तो वो मुझे गाइड करता था उसी टाइम से। वो 5th क्लास तक टॉपर था, लेकिन उसके पिताजी बेकरी में ही काम करते थे और 5th क्लास में उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। और उसकी माँ को भी फिजिकली थोड़ी हैंडी थी, वो मतलब सक्षम नहीं थी। और उनके जो उसके बच्चे थे, उसके भाई थे, वो 6 महीने का एक भाई था और 2 साल की एक बहन थी। ओके। फिर भी वो बच्चा 5-6 सालों में मेहनत करके 5 साल उसकी पढ़ाई छूट गई। वो प्लम्बिंग का काम सीखा,
मेहनत करके अपने घर वालों को पूरा किया। उस टाइम हम लोग भी बच्चे थे तो सपोर्ट नहीं कर पाए। फिर भी वो 10th में 80% लाता है। फिर 12th में वो पास करके वो अभी ग्रुप डी की जॉब कर रहा है। तो मुझे हमेशा लगता था जिस परिस्थिति में वो करके ग्रुप डी का जॉब लिया है, तो मुझे लगता था कि अगर उसको वो सही, अगर सारा कुछ जॉब मुझे मिल रहा है तो वो IAS भी बन सकता था। तो मुझे हमेशा वो मोटिवेशन लगता रहा कि जिस परिस्थिति में वो करके गया है, मुझे तो सारी चीज़ें मिल रही हैं फिर भी। तो एक चीज़ वो मोटिवेशन मेरा बना रहा है हमेशा से। और एक और दोस्त भी रहा तो वो भी हमेशा साथ रहा। तो हमेशा पॉजिटिव लोग मेरे साथ रहें, जुड़े रहें, तो उसका मैं बहुत ही ज़्यादा योगदान मानता हूँ कि उसमें सफलता में मुझे बहुत योगदान दिए। और ख़ासकर मेरी पत्नी भी, मैं 2022 में जब कोविड के बाद घर पे आया तो घरेलू स्थितियों के कारण मैंने शादी करने का भी फैसला किया कि मुझे सेल्फ स्टडिंग करना है। तो मैं शादी भी किया। तो शादी को 2-3 साल भी हो चुके हैं। तो मेरी पत्नी ने भी पूरा सहयोग दिया मुझे हमेशा। फिर जब भी डाउट होता था तो वो कहती थी कि नहीं आपका हो जाएगा। तो मैं उन्हें बोलता भी था कि ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, नहीं होता है, बहुत लोग तैयारी करते हैं। लेकिन हमेशा विश्वास बना रहा। तो शायद आशीर्वाद लगता है लोगों का, लगता है वो मुझे इस बार विश्वास हुआ कि जब सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, लोगों के साथ हम्बल रहने से, आपको लगातार काम करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके। जैसे आपकी शादी हुई उस बीच भी जैसे शादी विवाह होता है तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं पढ़ाई वगैरह, तो वो पढ़ाई का गैप हो गया। और फिर एक फैमिली, जैसे आपने बताया कि आप पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे, बट ऑल दो थोड़ी बहुत काम रहते क्योंकि आप गांव में या फिर घर पे रह के ही तैयारी कर रहे थे, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करी आपको? जी, डिस्टर्बेंस होती थी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मेरे बड़े भैया भी हैं, तो बड़े भैया का भी था कि BPSC उनको करना था। तो उन्होंने देखा कि 2 लोग एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने टीचर, वो अभी 9 हाई स्कूल में TRE से हैं, टीचर हैं अभी। ओके। तो उन्होंने पूरी जिम्मेवारी निभाई। और मुझे मतलब इस रूम में जैसा है कि पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं दिया गया कि आपकी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, चाहे मेरे पत्नी के, मेरे मायके के यहाँ से हो या मेरे घरेलू है। तो उन्होंने कहा कि बस आप फोकस रखो पढ़ाई पे ही। डिस्टर्बेंस आती थी तो जैसे मेरे पास 24 घंटे रहते थे, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास 24 घंटे, तो मैं ये टारगेट करता था कि 24 घंटे का अगर मुझे कुछ नहीं करने को मिला है तो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं। तो अगर डिस्टर्बेंस हुआ भी तो 5-6 घंटे का एवरेज मंथली पढ़ाई हो जाता था। तो वो कंटिन्यूटी जो मेरा बना रहा, और जो अंदर से रहा कि आपको एक पुश फैक्टर भी मिलता रहा कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी थी उसके बाद, तो मैं इधर ही चला आया था। तो मेरे पास बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं था। तो एक पुश फैक्टर हमेशा रहा कि आपको करना ही है, कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो एक वो भी रहा कि मैं हमेशा इसमें लगा रहा कि मैं इसे कभी कभी लगता था कि छोड़ दूं, लेकिन फिर एक हमेशा रहा कि इसके बाद ये नहीं तो क्या करूंगा। तो ये एक वो भी कारण रहा और लोगों का सपोर्ट रहा। जो भी जितने भी परेशानियां आई, ऐसा नहीं हुआ कि मैं डेली लगातार पढ़ पाता था, वो भी नहीं था, कंटिन्यूटी नहीं होती थी। लेकिन ये एक हमेशा रहता था कि पढ़ना है। तो 5-6 सालों से ऐसा नहीं कि 1 साल की ये पढ़ाई का हो गया, एक साल की पढ़ाई से हो गई। जो 5-6 सालों का सम्मिलित प्रयास था, वो कंटिन्यूटी में मेंटेन करने की जो कोशिश करता था, हर बार रूटीन बनाने की कोशिश करता था, नहीं फॉलो होता था, लेकिन वो कंटिन्यूटी में जो मेरे अंदर जील था कि नहीं होना ही है, करना ही है, यही तो करने के लिए मैं आया था, तो वो चीज़ हमेशा बनी रही। तो उसी का सम्मिलित प्रयास रहा, जो 5-6 सालों की मेहनत रही, उसका सम्मिलित प्रयास रहा कि आपका यहाँ पे सफलता मिली। ओके। जैसे आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं रखा? इसके पीछे भी एक वजह थी। मैं, जैसा कि मेरे पिताजी एक निजी शिक्षक भी हैं, तो हिंदी और संस्कृत उनका अच्छा था। ओके। और तो वो शायद मुझ में जेनेटिकली और बायोलॉजिकली शायद इनग्रेंड हो गया था। तो मैं जैसे बताया था कि मैं कॉलेज में नेशनल लेवल पे ऐसे कंपटीशन जीत चुका था, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। और जैसा कि UPSC में हो, BPSC में भी हो, ऐसे अब तो इंक्लूड हो गया है। तो जो फ्लो मेंटेन होता था, ऐसे के लिए फ्लो होता है, नेचुरली आप लिख पाते हो, वो मेरा उसमें बनता था। तो मैंने ऐसे को ध्यान में ही रख के हिंदी मीडियम में चूज किया था। और हिंदी में मैं ज़्यादा कुछ शब्दों को, कुछ रचनात्मकता ला पाता था। इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मुझे लगा कि हिंदी में फ्लो बन सकता है, और कुछ लोग सफलता पाए हैं, तो उतना मेहनत अगर किया जाएगा तो शायद सफलता मिल जाए। तो इसलिए मैं ओके। हिंदी मीडियम राइट। रखा। सो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी थी, जैसे आपका ये रूम देख रहे हैं या फिर घर भी देख रहे हैं, आपका लाइब्रेरी जैसा ही है, जैसे आपने बताया कि आपके फादर भी टीचर भी हैं और साथ में आपकी बुक शॉप भी है, जी, जी। राइट? तो वो सारी चीज़ें
इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं तो मैं तो स्टार्टिंग में ही लगा कि कहीं लाइब्रेरी में तो नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आपने जब स्टार्ट किया तो आपके फादर ने ही फिर रेफरेंस दे दी होंगे कि ये बुक पढ़ो आप और ऐसे ऐसे पढ़ना है और सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपने कैसे किससे सोचा या फिर किसी से गाइडेंस लिया, जैसे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बेसिक कैसे स्टार्ट किया था? जब मैं 2018 में शुरू किया था तो टॉपर्स की जितनी वीडियो आती थी तो उन्होंने एनसीईआरटी को बोला था पढ़ने को। तो उस टाइम तो मैं 5-6 महीने एनसीईआरटी पढ़ी थी और लगातार मैं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैं फिर जल्दीबाजी के चक्कर में, कि ये होता है ना कि 4 महीने हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, शायद हो जाए ना हो जाए, तो उसी में मैं 1-2 साल बर्बाद किए। लेकिन स्टार्टिंग के मैंने 5-6 महीने एनसीईआरटी को टाइम दिया था। और उसके बाद मैं, जैसा कि मैं सेल्फ स्टडी ही लगभग किया हमेशा, और जब भी ज़रूरत पड़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज की, कभी किसी अगर स्पेशल लेक्चर की तो वो मैं खरीद ली ऑनलाइन, या टेस्ट सीरीज की, तो इस तरीके से मैं करता रहा। और किताबों की जो बात रहे तो सेल्फ स्टडी में मुझे ज़्यादा हेल्प किया। और बचपन से ही पापा किताब बेचते थे तो मैं भी साथ रहता था। और लेकिन किताबें जो भी यूपीएससी की हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी थी कि यूपीएससी बीपीएससी में कौन कौन सी हैं, तो वो उन्होंने सारा रेफरेंस दिया था मुझे। और बाकी नेट से भी सोर्स से मुझे पता चला कि ये है। तो ज़्यादा किताबें, जो भी किताबें थी, तो एक तरीके से बस इसलिए रखता था कि अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो कहीं खासकर स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए स्टैंडर्ड सोर्सेज की कमी थी। तो मेरे मेरे पिताजी का जो पुराना बुक की दुकान थी, तो पुराने बुक के जो पुराने सिलेबस थे, बिहार बोर्ड के हो चाहे ये सीबीएसई बोर्ड की, अगर पहले की जो हिंदी मीडियम की बुक आती थी उसमें कंटेंट अच्छे रहते थे। तो एक फ़ायदा मुझे वहाँ से मिला कि हिंदी में कंटेंट मुझे मिल जाता था। तो लेकिन वो भी है, कुछ ज़्यादा टाइमिंग स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि अगर मैं सब कुछ पढ़ लूँगा तो उससे ज़्यादा क्या ही पूछेंगे, तो वो मैंने गलती किया 2-3 अटेम्प्ट किया। मैं पिछले साल तक अटेम्प्ट में ये गलती करता रहा कि मैं सब सब कुछ कुछ पढ़ पढ़ लें। लूँगा तो कहाँ से पूछ लेगा, मैं सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि आपको याद तो भी तो रखना होता है। एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, वही लिखा याद आता है, वो लिखाता ही। तो ये चीज़ें मुझे फिर पिछले बार जब इंटरव्यू के बाद मेरा तो कुछ नंबर से सिलेक्शन रुका, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, फोकस वे में ही पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे, जितना एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, कहीं से भी करो, चाहे आप कोचिंग से करो चाहे खुद से करो, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे सॉरी, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ओके, जैसे आपने बताया था कि आपको सिर्फ पढ़ने का काम रहता है, आपने रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, यानी कि ये लग रहा है कि प्रॉपर एस्पिरेंट का रूम है। तो एक कंसिस्टेंसी की बात होती है, आप इतने लंबी जर्नी में, तो वो एक फ़्लो मेंटेन हर टाइम रहता है, या फिर उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए कैसे टेक्निक्स या टिप्स आप फॉलो करते थे सो दैट कि आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होती थी? परिस्थितियाँ हमेशा मेरे 2-3 सालों में घर पे भी रहने के बाद सब कुछ करते हुए भी अनुकूल नहीं रही। और 7वीं के टाइम ही मुझे फ्लू हुआ था, तो भाप लेते हुए, स्टीम लेते हुए इस समय मेरा हाथ जल गया था, दायां हाथ है, उस टाइम मेंस था। तो फिर मैंने, वही मैं बताया कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, तो हमेशा ये ध्यान में रहता था कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, मेंस का टाइम वापस नहीं आने वाला, आपका चला जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो मैं फिर उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए करता था कि मैं लेक्चर सुनता था, कि कम से कम अगर लिख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं नहीं देख कर पा रहा हूँ तो लेक्चर तो सुन सकता हूँ। अगर मेरा हाथ जब ठीक होगा तो मैं लेक्चर फिर दोबारा मैं उसको रिवीजन कर लूँगा। मैं वो उस तरीके से टाइम यूटिलाइज करता था। वैसे ही 69th मेंस के टाइम पे भी मुझे नवंबर में डेंगू हो गया था, और बाएँ हाथ में इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम भी मैं वही रूटीन अपनाया। तो ये जो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरा यूपीएससी पीटी नहीं होता था, तो पिछले 67वीं से लगातार मैं बीपीएससी को फोकस करता रहा। तो जो पीछे की पढ़ाई थी वो मुझे हमेशा काम आती गई, वो कंटिन्यूटी मेरा बना रहा। तो उसी के कारण है कि वो जो अंदर से मेरा फोकस था कि मुझे निकालना है, मुझे जॉब करना है, मुझे परिवार को सपोर्ट करना है, वही मुझे कंटिन्यूटी बनाने में मदद किया। तो हर जो भी बच्चे अभी तैयारी करते हैं तो उनको पहले ये आप डिसाइड कर लें कि आपकी परिस्थिति क्या है। हर अगर मैं भी बता रहा हूँ तो मेरी अपनी परिस्थितियाँ हैं, आप आपका इन्वायरमेंट अपना जज कर लें कि किस आधार पे मैं तैयारी कर पाऊँगा। अगर आपको 5-6 घंटे तैयारी कर मिलता है तो आप फिजिबल रूटीन ही बनाएं। ऐसा नहीं कि 10 घंटे ही पढ़ने का है या 8 घंटे का है। आपको नहीं बन पाता है तो आप 5-6 दिन पढ़ोगे फिर छूट जाएगा। तो आप फिजिबल रूटीन बनाएं, अपनी परिस्थितियों को देख लें
उसी अनुसार लक्ष्य आप तय करें कि आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 5-6 साल लग जाते हैं। अगर ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, लगता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कर लूँ, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं रहते हैं या मेंटर्स नहीं रह पाते हैं, तो अच्छे से पढ़ते हुए भी उनका नहीं निकल पाता है, जो हम लोग साथ हम ज़्यादातर हुआ सभी लोग के साथ। राइट। तो वो चीज़ें हैं कि आप पहले अपना डिसाइड कर लें कि आपका परिस्थिति क्या है, आपकी संसाधन क्या है, आपकी क्षमताएँ क्या हैं, उसके बाद आप तैयारी में लगें। और एक प्लान भी हमेशा साथ में रखें। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, तो मैं हमेशा फिर फील किया कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए। ये जनरल एग्ज़ाम है, ये अगर इसमें आप बहुत अच्छा कर भी जाते हैं तो आपको अदर यूपीएससी बीपीएससी के अलावा अदर जॉब का ऑप्शन नहीं है। तो एक स्किल ऐसा सीख लें कि अगर नहीं भी होता है तो आप कुछ कर सकें, जैसा मैं भी प्रयास फिर कर रहा था। ओके। अ, जैसे आपने एनसीईआरटीज़ के बारे में बताया कि आपने स्टार्टिंग में एनसीईआरटीज़ पढ़ी और सभी टॉपर्स जनरली यही बताते हैं, सब स्टूडेंट्स को पता ही है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, तैयारी करते रहे, साथ ही आपने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन भी ले लिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करना के सोच रहे हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्री मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड लेके चलें, और जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे मान के चलो 1 सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर वो जो सब्जेक्ट को कवर करने की स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा इसको बताएं। सबसे पहले तो डिसाइड करें कि आपके पास समय कितना है, आप कितने डेली पढ़ पाते हो। और जैसा मेरा हमेशा फोकस रहा था, जब मैंने ऐसे ही पढ़ना एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन पीवाईक्यू को देख के नहीं पढ़ा था। तो अभी तो मैं कहूँगा कि अगर मैं वापस अपने स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में जाऊँगा, तो मैं पहले ये करना चाहूँगा कि आप पीवाईक्यू को देख लो पहले। अगर आप बीपीएससी को टारगेट करो तो पीटी का आप पीवाईक्यू 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देख सकते हैं, बिना पढ़े हुए कंटेंट के साथ। बिना कंटेंट आप नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पीवाईक्यू देख लो, 3-4 बार, 5 बार देख लो। और उसके बाद कंटेंट जो भी है, जो भी आप सोर्स बताते हैं, सब सारे टॉपर एनसीईआरटी बताते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह बताते हैं, फिर उसके बाद सोर्स पढ़ो। सोर्स पढ़ने के दौरान फिर जब आपने पीवाईक्यू देख लिया तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो ये चीज़ आप करने से है कि पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, जो बाद में हर टॉपर बताते हैं, क्योंकि उनको बाद में सबको ये जिनको पहले समझ में आता है पहले 2 अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, और जिनको थोड़ा टाइम लगता है ये फिर बाद में सबको समझ में आता है कि रिवीजन ही एक ऐसा की है जिससे आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपके पिछले नॉलेज से आप क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं, मेंस का आंसर भी ठीक से लिख जाते हैं, और ऐसे वगैरह में भी काम आता है। तो एक पहले तो पीवाईक्यू आपका ये लिए ग्रंथि है, वो आपको रखना ही है। फिर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्स को मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपका जितना भी जहाँ से भी सोर्स पढ़ सकते हैं, कोचिंग वगैरह से जो भी लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ साइड लाइन करेगा। मेरा कहना है कि अगर आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस कोचिंग का कोई योगदान नहीं है। आप पढ़ते हो तभी तो योगदान रहता है ना। तो अगर आपने उसको पढ़ा है, लगातार रिवीजन किया है, 4-5 बार रिवीजन किया है, तो ऑटोमेटिक आपने 300 घंटे अगर मेंस के लिए पहले लिखा है, तब 3 घंटे में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मेरा 68 में मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो मेरा क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन इस बार मैंने टेस्ट का प्रैक्टिस किया तो मेरा क्वेश्चन सारे छूटे नहीं थे। तो ये चीज़ है पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड सोर्स को मल्टीपल रिवीजन, और जितना से ज़्यादा आप टेस्ट फिर उसके बाद लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको एग्ज़ाम का नेचर और टॉपर स्टॉक से आपको पता चलता जाएगा। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही कीजिए। जो भी टॉपर से बताएं, जो भी अपना बताएं, तो अपने अनुसार देख लीजिए, अच्छा ये टॉपर बता रहा है तो ये मेरी परिस्थिति के अनुसार है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि नहीं रहा है, उस अनुसार आप एनालाइज करके अपने खुद से अपना स्ट्रेटजी बनाएं कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। बाकी यही है, जो भी है ये 3 ही 4 चीज़ सारे टॉपर बताते हैं और सारे जो लोग करते हैं, जिन्होंने रिगरसली 1-2 साल इसको फॉलो कर लिया तो उनका सारा फिर रिजल्ट होता जाता है। ओके। जो एक कह सकते हैं रिवीजन का पैटर्न जी। है, तो वो थोड़ा रिवीजन के बारे में बताइए कि जैसे आपने तो मल्टीपल टाइम, मुझे लगता है कि आपने एक सब्जेक्ट को 25-30 बार तो कर ही दिया होगा रिवीजन। नहीं, मैं ऐसा नहीं था। मैं बता मेरी पढ़ाई लगातार हुई नहीं। तो मैं इसलिए मैं सिस्टमेटिक ढंग से मैं कोई ऐसा मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा कि जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो किया। मेरी इनकन्सिस्टेंसी हमेशा घरेलू स्थितियों के कारण बनी रही। लेकिन मेरा जो हमेशा रहा कि पढ़ते रहना है, तो चीज़ों को मैं फिर लगातार पढ़ते मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और एग्ज़ाम के नेचर को जब समझ लिया तो मैं कम टाइम में भी कि क्या क्या एग्ज़ाम निकालने के लिए पीटी के लिए ज़रूरत होता है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं पिछले अनुभव के साथ ही
मैंने प्रॉपर रिवीजन प्लान नहीं कर पाया था, और मैं चाहूँगा कि सब प्रॉपर रिवीजन प्लान करें, क्योंकि जल्दी सफलता चाहिए। मुझे 5-6 बार अटेम्प्ट लगे, तो इतनी लंबी टाइम नहीं लगनी चाहिए। तो मैं राइट चाहूँगा सर। कि वही रिवीजन जितना मल्टीपल से मल्टीपल करें, और वो अपना अनुसार कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। आप डेली अगर आपको पास 6-8 घंटे हैं, तो मेरा टारगेट रहता था कि सुबह से शाम तक तो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट को सुबह में रखता था, और शाम में जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, आसान सब्जेक्ट था, उसको मैं रखता था। तो मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बांट के करता था कि एग्ज़ाम तक मुझे सोचने का समय ही नहीं मिलता था कि अलग से मैं क्या सब्जेक्ट पे पढ़ूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो पर्सन बाय पर्सन निर्भर करता है कि वो किस तरीके से करेंगे। जैसे आपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बोला अभी कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए अगर करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है बीपीएससी का 17 का, या फिर जनरल भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, अगर उन पे अच्छे से कमांड बना ली जाए तो एग्ज़ाम ईजीली किया जा सकता है। जी, मैंने 69 बीपीएससी का पहले भी पीटी में, तो मैं पीवाईक्यू को एनालाइज कर लेता था, तो उस अनुसार मैं डिवाइड कर लिया था। तो जैसे कि 30 क्वेश्चन साइंस के आते ही हैं, और 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का आता है, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहते, तो ऐसे 150 आ जाते थे। तो उसी अनुसार मैं बांट लेता था कि कौन सा स्ट्रांग सब्जेक्ट है। तो जैसे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आम लोग और पॉलिटी बार बार पढ़ते ही हैं, तो ये पोर्शन मेरे मजबूत थे। तो पॉलिटी हिस्ट्री में मेरे 35 या 30 क्वेश्चन आते थे, तो मेरे 26-27 सही हो जाते थे, और पॉलिटी में भी मेरे 10 में 8 सही हो जाते थे। तो इसको मैं रिवीजन करता था। साइंस मेरा अच्छा नहीं था, उसका मेंस में अच्छा वेटेज नहीं आता था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। तो उसका 30 में मुझे 20 ही सही होते थे। तो मैं इस अनुसार फिर डिवाइड करता था कि कट ऑफ अगर 90 के आसपास जा रहा है, तो मुझे 100 तक पहुंचने के लिए कौन सा सब्जेक्ट अगर कम टाइम है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर मैं करंट अफेयर पर फोकस करता था कि अगर वो डायरेक्ट आ गया तो वहाँ से मैं कर ले जाऊँगा। इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक सर्वे से हर बार क्वेश्चन आता ही था, तो जो पीवीआई को मैं एनालिसिस करता था, तो देखता था कि क्वेश्चन कुछ कुछ सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ से आप डिट्टो कर सकते हैं। और फिर मैंने क्वेश्चन को जैसे गूगल स्कैन में करना शुरू किया, पीडीएफ को गूगल स्कैन, तो कुछ कुछ सोर्स भी पता चले कि कहाँ कहाँ से डायरेक्ट वो सोर्स आ रहे हैं। तो पिछले 2-3 बार का क्वेश्चन में देखा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस ही आ रहे थे। तो फिर मैंने एनसीईआरटी को बेस बनाया, साइंस के लिए भी बेस बनाया, मैंने हिस्ट्री के लिए भी बेस बनाया कि वो मुझे कर ले जाना है। तो वहाँ से मुझे बेनिफिट मिला। और कुछ कुछ अगर क्वेश्चन मेरे माइनर मिस्टेक, 69 में बहुत सारे माइनर मिस्टेक हो गए थे, मतलब जो सब सही कर रहे थे, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस कवर किया। और स्पेशली बिहार स्पेशल, आपको अगर अब बीपीएससी निकालना है तो बिहार स्पेशल पे फोकस करना ही पड़ेगा। 66 में मेरा पीटी नहीं होने का कारण ही था कि मैंने बिहार स्पेशल नहीं फोकस किया था। तो मैं बिहार स्पेशल को 2-3 महीने स्पेशली फोकस किया। तो आपको ये पहले ये काम करना है कि पीटी निकालने के लिए आपको पूरा सिलेबस का होना चाहिए। जो स्मार्ट स्टडी, अगर जिनका अच्छा है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा है, साइंस में 30 में आप 29 सही कर जा रहे हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज कम पढ़ के भी आप कर ले जा रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन जिनका एक्यूरेसी सही नहीं है, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बात, आप पूरा सिलेबस को 1-2 रीडिंग कर जाओ। जो आपका पीवाईक्यू है 2 रीडिंग कर जाओ। उससे क्या होगा कि अगर ईजी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेंगे। टफ क्वेश्चन अगर नहीं भी बनेगा, अल्टीमेटली तो आपको कट ऑफ पार करना है। अगर कट ऑफ नहीं होता है तो आपको फिर नहीं होगा। 1 नंबर से पिछले 2-3 बार के ऐसे टॉपर भी हैं फर्स्ट रैंक, जो जस्ट कट ऑफ पे थे। अगर 1 नंबर उनका कम आता पीटी में तो कभी टॉपर भी नहीं बन पाते। तो आपको उसी अनुसार ध्यान देना है कि आप एनालिसिस कर लीजिए। जैसे मैं बताया 30 साइंस का आते हैं, 30 आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए, और पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो आपके कट ऑफ पीटी के अच्छे से निकल जाएंगे। ओके। अभी आपका मार्कशीट आ गया है, जी। तो इसमें कौन से पोर्शंस में ज़्यादा नंबर मिले हैं, और आपको क्या लगता है कि उन पोर्शन में आपने क्या ऐसा अलग किया था, या फिर जो जिसमें कम आए तो उसमें कहाँ आपको लगा कि वो चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती थी? जी, तो मेरे GS1 में 189 बने थे। तो उसमें मेरा ये इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि मेरा DI पिछले 2 बार से गलत हो जा रहे थे। एक में 67 में 14 नंबर के गलत हो गए थे, और पिछले वो 8 नंबर के। तो DI को मैंने फिर सीरियसली फॉलो किया, लगातार मैंने प्रैक्टिस किया। मुझे लगता था कि बीटेक बैकग्राउंड होने से कम प्रैक्टिस में वहाँ पे सही हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 3 घंटों में का जो प्रेशर होता है उसमें माइनर मिस्टेक हो जाते हैं।
तो किसी भी सब्जेक्ट को मेंस में भी आपको ये नहीं लेना है कि ये हो जाएगा, सभी को इक्वली वेटेज दीजिए। तो GS 1 में मुझे वो फ़ायदा मिला कि मेरा DI से सारा सही हुआ। और दूसरा, फिर मैंने पिछले बार मेरा क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने कोशिश किया कि राइटिंग अगर ठीक से नहीं भी बैठती हो, मतलब तो स्पीड मेरा मेंटेन रहे और सारे के सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो वो मेरे प्रैक्टिस से यहाँ आता था। वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी एग्ज़ाम, अगर आपने पढ़ लिया है लेकिन आप लिखे नहीं हैं तो एग्ज़ाम में सोच सोच के लिखने में आपका टाइम चला जाता है। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप वहाँ पे कर पाओगे। तो GS 1 में मैं इम्प्रूवमेंट ये किया कि DI मेरा सही हुआ और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस 69th में लगातार किया। तो वहाँ से मेरा 68 में मेरा 154 ही था और उसके पहले 166 था, तो 189 था, तो वो मेरा वेटेज किया। और GS 2 में भी मेरा स्पीड का ही मैटर करता था कि मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे, इस बार भी छूटे थे, लेकिन जो क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था, जो PYQ को मैंने एनालिसिस किया था उसके अराउंड मैंने पढ़ा था कि ये क्वेश्चन को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो मैंने PYQ को ही सोर्स बना के लिमिटेड टॉपिक को ही मैंने लगातार, जो भी टॉपिक मुझे याद थे अगर वो क्वेश्चन में आ गए तो उसको मैंने कम टाइम में ही अच्छे से लिख दिया था, तो उसका मुझे वेटेज मिला कि 145 आया मेरा। और ऐसे में मैं थोड़ा सा, मुझे लगा था कि और इम्प्रूव कर सकता था, तो मैं एक दो टॉपिक को ही मैं ज़्यादा लिखने में चला गया, तो मेरे पास कम टाइम बचा। तो इस बार जैसा सबको नंबर हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मेरे नंबर 183 हैं, तो मेरे सब में अच्छे नंबर होने के कारण मेरा रैंक अच्छा हुआ कि अच्छा। किसी में ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। ओके। ओके। सो जैसे आपने बताया अपना पूरा मेंस के बारे में, अभी मैं मेंस का जो आपका यूपीएससी में ऑप्शन रहा है और इसमें भी आपका अभी तो कंपलसरी है, तो क्या रखा था आपने? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और रखा तो था वो मैंने। आपका ओवर द जीएस के भी सब्जेक्ट में हेल्प किया होगा? जी जी, वो GS के सब्जेक्ट में मुझे हेल्प पूरा किया था। 67 में मैंने मेंस दिया था, तो एक वो ऐसे में भी उसमें कोटेशन वगैरह यूज़ करने में महिलाओं के पर मुद्दे पे है, तो फेमिनिज्म पढ़ा था, नारीवाद पढ़ा था, तो उसके कुछ कोटेशन यूज हो गए। फिर पॉलिटी का पूरा सेक्शन है तो उसी के रिगार्डिंग इन्वॉल्व हो जाता है, और कुछ कुछ पोर्शन हिस्ट्री से भी मिलते हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला था। और मैंने साथ में पॉलिटिकल साइंस से बैकअप के तौर पे मैंने इग्नू से MA भी किया था और UGC नेट JRF भी निकला था, तो उससे लगातार टच में रहने से मुझे बाकी सब्जेक्ट में भी फ़ायदा मिला, तो वो भी सही, वो अच्छा रहा। ओके। तो मेंस के आपने पीवाईक्यू भी लगाए? मेंस के मैंने PYQ ही लगाए थे। मैंने PYQ को सोर्स ज़्यादा बनाया। अगर कम टाइम में PT के बाद टाइम कम रहता था तो पूरे सिलेबस को फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो PYQ को सोर्स बना के जो क्वेश्चन जो जिस थेम के अराउंड एक्सपेक्टेड रहते थे कि इस थेम के अराउंड आते थे, बाकी टेस्ट सीरीज भाईरेस्ट कोचिंग के लगाता था कि अच्छा इसका इसका है, तो वो अपना मेंटर्स वगैरह बताते थे कि किस तरीके से करना है नहीं करना है। और कुछ गाइडेंस हमेशा रहा, जो पर्सनली गाइडेंस करते रहे। एक रितेश सर हैं, तो वो पर्सनली गाइडेंस करते रहे। एक यहाँ पे भी गया में जब एडुटेरिया ने अपना ब्रांच खोला तो उन्हें वहाँ पे भी एक सौरभ सर हैं, तो वो भी पर्सनल गाइडेंस करते रहे। तो मेरा हमेशा रहा कि जिन्होंने पर्सनली मुझे गाइड किया, पर्सनली जब इमोशनली फेज में या कुछ भी फेज में, तो उन्होंने जो मदद किया तो उनके लिए वो मुझे ज़्यादा काम आया कि कंटेंट से ज़्यादा मुझे, जब इमोशनली आपको बैकअप की ज़रूरत होती है तो जो तैयारी करते रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, तो वो चीज़ भी हेल्प किया कि आप कंटिन्यूटी बना रहेगा। ओके। जैसे जो आंसर आपने लिखे हैं तो पीवाईक्यू से आपने मेनली प्रैक्टिस करे हैं, तो जब वो आंसर आप लिखते हो तो वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को जनरली, और आपने कैसे किया था? आपका जैसा कि अगर मेंस में आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप टेस्ट क्वेश्चन को, अगर आपने पहले से आपका कंटेंट रेडी है, तो जैसा कि सब फॉर्मेट बताते हैं कि इंट्रो आपका होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मॉडल आंसर जितना भी टेस्ट लगाएं तो सबका मॉडल आंसर पढ़ें और उसको खुद से लिखें। और अगर एग्ज़ाम में उसके अराउंड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले से कंटेंट रेडी रहना चाहिए कि अच्छा इंट्रो में मैं ये लिखूंगा, बॉडी में आप क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी आप, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन आपका रेडी रहना चाहिए। राइट। ओके। आप जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अटैम्प्ट देते हैं उनको करीब 1 साल मिला हुआ होता है, और जैसे आपका देखें तो आपको करीब 6 साल मिला है सेम तैयारी करने के लिए, और सेम कह सकते हैं एक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। आपके और उनमें क्या डिफरेंट रहता है? जो फर्स्ट अटैम्प्ट निकालते हैं तो उनका वही है कि उनका क्लियर माइंडसेट रहता है। जो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप PYQ फॉलो करो, आप स्टैंडर्ड सोर्स को बार बार पढ़ो, आप टेस्ट लगाओ, और फिर जितना से ज़्यादा आप मतलब फोकस रहो।
ज़्यादा डाइवर्जन नहीं आए, बाकी चीज़ें जो आपके चीज़ें हाथ में हैं अभी और बाकी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस ना करो। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव नेचर है, आप मेंस में जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे, पीटी का जितना आप टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो जिनको ये जो समझ में आ जाता है, जो चीज़ें लगातार फॉलो करते रहते हैं, कि जो लगातार इसमें लगे रहते हैं, गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, तो उनका पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है। अगर आपने ये भ्रमित हो जाते हैं कि आपको ये करने से ऐसे होगा या कोई शॉर्टकट है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में भी निकालते हैं वो उनका बेस पहले से ही स्ट्रांग होता है। तो राइट। वही चीज़ है जो जिनका आप अपने क्षमता को पहचान लें कि मेरा पहले से अगर नहीं पढ़ा हुआ है, आपने पहले से अभी से शुरू किया है, तो आपको 2 साल 3 साल लगेंगे। और जिन्होंने पहले से अच्छे से स्कूल टाइम से ही कॉलेज टाइम में पढ़ रखा है, तो उनको 1-2 साल में अटेम्प्ट में हो जाता है। उनको समझ में रहता है कि ये एग्ज़ाम का ऐसा नेचर है, उनको मेंटर्स मिल जाते हैं, उनको बता देते हैं और वो अपने फोकस रहते हैं कि आपको कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर वो निकाल ले जाते हैं। राइट, जैसे आपने बताया कि आपको ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट था, बट जैसे जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, वो कैसे इंटरेस्ट बनाएं और उसको अच्छे से कवर कर सकें सो दैट कि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। जी, ऐसा ही मेरे साथ भी होता था कि जैसे मेरा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं था या कुछ नहीं मन करता था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सर्च करता था कि अगर उसके रिगार्डिंग कोई अब तो ज़्यादा आने लगा एनिमेशन तौर पे, या कोई जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले क्या किया कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने भारत एक खोज और एक सब डॉक्यूमेंट्री 7 घंटे 8 घंटे के थे, तो वो एक मैं कहानी के तौर पर पहले सुन लेता था। तो वो एक उससे मेरे कॉन्शियस माइंड में चला जाता था कि अच्छा ये कहानी है। और उसके बाद में जब मैं बुक रीडिंग करता था तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें फिर रिकॉल होती थी कि अच्छा ये बताया है, ऐसे ऐसे कहानी है, तो वो चीज़ें फिर इंटरेस्टिंग होने लगती थी। और ये ऐसा एग्ज़ाम में ऐसा है कि हर बच्चे के साथ कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, तो कहीं भी एक सब्जेक्ट में आपका लॉस है तो फाइनल रिजल्ट में आपका कट ऑफ के आसपास फिर रहेगा, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, भगवान मतलब आपको भाग्य भरोसे रहना पड़ेगा कि शायद मेरा कट ऑफ निकल जाए। लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा ये एग्ज़ाम। ओके, इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए और आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू इस बार, पिछले बार मेरा मुझे समय कम मिला था तो मैं तैयारी नहीं कर पाया था। तो इस बार मैंने स्टार्टिंग में मेरे यूपीएससी मेंस का 29 सितंबर को था। उसके बाद मुझे 20 दिन का समय था मुझे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की जो मैंने पीवाईक्यू पहले मेंस के लिए फ़ॉलो किए थे, कि जो पीवाईक्यू होते हैं, तो मॉक को मैंने पीवाईक्यू के तौर पे लिया कि मैं पहले मॉक दे लेता हूँ। मॉक देने से और जो अभी बिना तैयारी के साथ मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ मुझे मॉक में पता चल जाएगा। तो मैंने 2-3-4 जगह मॉक दिए, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं किस तरीके से बोल पा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी 15 दिनों में मैंने उस पर पूरा वर्क किया। जैसे मेरा हॉबी हॉबी फिल्में देखना था, तो उस पर मैंने 2-3 दिन 4 दिन पूरे वर्क किया। और लकली और अच्छा रहा कि इंटरव्यू में मेरा सारे जितने मैंने तैयारी किए थे उसी अराउंड क्वेश्चन पूछे भी गए। तो क्वेश्चन का मैं जवाब, जो आपने अगर पहले से तैयारी कर रखे हैं, आपके पास एक सवाल पहले से आ गया है, जैसे आपने इंटरव्यू मेरा लिया, तो मैं फिर से अगर यही सवाल दोबारा पूछेंगे कोई, तो मैं और अच्छे से बता पाऊँगा। तो वहाँ पे यही हुआ कि मेरा इंटरव्यू सारे इसी के अराउंड, मूवी हॉबी वगैरह के अराउंड ही घूमा। तो इस बार अच्छे मार्क्स मिले और सर का भी बोर्ड अच्छा, हमारे सर ने अच्छे से, पहले मैं गया था तो वो रिलैक्स भी करवाए थे कि आपका आप अच्छे से हो, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन वगैरह है। तो मेरे जो मैंने मॉक प्रैक्टिस किया था, जो मैं तैयारी करके गया था, उसी अराउंड क्वेश्चन मेरे आए और मैं अच्छे से जवाब दे पाया। तो इस बार अच्छे मार्क्स भी आए, तो इसलिए शायद सेकंड रैंक भी आ पाए। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनका आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने आप को, क्षमता को पहचानें कि आपकी क्या है, क्या क्षमता है, फिर इसमें आएँ, सिविल सर्विस की तैयारी करें। आपके पास अपना गोल होना चाहिए कि आप ये खुद के लिए करना चाहते हैं, कोई भी बाहरी फैक्टर ना हो। दूसरा कि आप अपने अपने बड़ों के साथ, अपने जितने भी मेंटर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने हमेशा हम्बल रहें, सीखने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है तो बहुत लोगों का आशीर्वाद के साथ सेकंड रैंक आना, वो सिलेक्शन हुआ है। और एक बार तैयारी करने में आप हमेशा फोकस रहें, कंसिस्टेंट रहें और कोशिश करें कि आपको अगर
डाइवर्जन आता भी है, परिस्थितियाँ अलग आती भी हैं, तो आप लगातार लगे रहें और एक बैकअप ज़रूर बना लें। आपको आप एक स्किल ऐसा सीख लें जिसमें ये अनिश्चितता का गेम है। ये बीपीएससी यूपीएससी में अनिश्चितताएँ बहुत हैं। इस बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है जैसे मेरा पिछला बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार सेकंड रैंक आ गया, तो ऐसा नहीं है कि सभी कैपेबल होते हैं। बहुत बार आपको परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, तो आपको एक बैकअप बना के चलना है। भी बैकअप आप बना लीजिए और उसके बाद लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू योर लवली मैचेस। थैंक यू। ओके, वेलकम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी डिटेल में जर्नी शेयर करी है। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कैसे आप अपने एकेडमिक्स में यानी कि कंपटीशन प्रिपरेशन में इनकी जर्नी से सीख सकते हैं, सो दैट कि आपको भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन मिले। थैंक यू, जय हिंद।